हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का अपना लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का लास्ट लेक्चर है। स्टार्ट किया जाए। कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीजों को आपको गौर करना है। ओके, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, अगर खोद खोद कर भी पूछा जाएगा ना एनसीईआरटी से लाइन वाइज, तो भी आप कर लोगे, क्योंकि अगर आप टू द पॉइंट पढ़ोगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। चलिए, तो ये कॉमर्शियल सेल और बैटरीज में अपने को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, कॉमर्शियल सेल और बैटरीज में अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो कुछ सेल होते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल का मतलब जिनको फर्दर रिचार्ज ना किया जा सके, यानी एक बार आपने यूज किया, जैसे घड़ी में जो सेल लगता है ना, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें सेल लगता है ना, यूज एंड थ्रो वाले सेल। ओके, मार्केट में आते हैं कई सारे, आप देख सकते हैं, यही वाला सेल है ना, तो ये यूज एंड थ्रो वाला है। तो इसमें जो केमिकल है ना, एक बार उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, एक बार आपने उसको यूज कर लिया, तो इट कैन नॉट बी फर्दर रिचार्ज। तो जिस सेल को दोबारा रिचार्ज ना किया जा सके, ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। ओके, तो जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, यही तो अपना सेकेंड टॉपिक है। तो इसके बाद प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के बाद अपने को पढ़ना होगा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? जिसको हम फर्दर रिचार्ज कर सके, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल पढ़ना है, सेकेंडरी सेल पढ़ना है, और एक पढ़ना है अपने को फ्यूल सेल। एक पढ़ना है अपने को फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम कोई केमिकल सब्सटेंसेस, कोई केमिकल फ्यूल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे, चार्ज को जनरेट कर रहे होंगे, ऐसे सेल को बोला जाता है फ्यूल सेल। जैसे आज की डेट में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अपने सिलेबस में है। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, कार्स में यही लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम क्या करें, जो इंजन बना रहे हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बनाएं, तो उसमें बनाया जाए। तो अब यहां पर जो मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं कार इंजन में, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक आ गया, डीजल से पेट्रोल आ गया, पेट्रोल से अब इलेक्ट्रिक आ गया, अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल हमारे पास नहीं रहेंगे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, तो हम लोग फ्यूल सेल पर बेस्ड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल सेल एंड बैटरीज में अपने को प्राइमरी सेल पढ़ना है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? दोज इन विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही रही होगी, एनोड पे कुछ ना रिएक्शन होगी ना, और कुछ ना कुछ कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। और रेडॉक्स रिएक्शन अगर एक बार हुई और दोबारा नहीं हो पाई, यानी फर्दर हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार हमने उसका केमिकल सब्सटेंस यूज कर लिया तो वो फिर से रिचार्ज के फॉर्म में नहीं आ सकता। ऐसे सेल को, ऐसे सभी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई सेल, प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल के अंदर एग्जांपल आ जाएगा ड्राई सेल, मरकरी सेल, ये सब एग्जांपल्स आ जाएंगे। ओके, तो सेकेंडरी सेल क्या होता है? दो सेल विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देन। ओके, तो जिसमें कि हम फर्दर रिचार्ज कर सके बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ओके, चलिए, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, ये तो मोस्ट कॉमन है ना। और भी कुछ सेल, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ सेल तो यार ऐसे आते हैं जो कि फर्दर रिचार्ज हो जा सकते हैं, जैसे कैमरा में लगता है जो सेल है ना, और ये जो जिससे मैं वॉइस अपनी ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस इंस्ट्रूमेंट में भी जो सेल लगता है ये भी रिचार्ज हो सकता है, चार्जिंग करता है। तो ऐसे सेल को हम प्राइमरी सेल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल की ही कैटेगरी में रखेंगे। ओके, इन्हें निकिल कैडमियम सेल बोला जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, थर्ड है हमारा फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं? दोज इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सब फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। ओके,
एंड द लास्ट इज बैटरी। तो बैटरी तो मैंने आपको बता ही दिया, इन सब में बैटरी का फॉर्मेट ही चलेगा। अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सेल इन अ सीरीज, तो सीरीज में अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, बैटरी। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में होता है ना। ओके, तो प्राइमरी सेल से स्टार्ट करते हैं, तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब प्राइमरी सेल से स्टार्ट करते हैं और इसमें अपने को पढ़ना है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का डायग्राम ये मैंने एनसीईआरटी वाला ही बना रखा है। तो ड्राई सेल जो मार्केट में जो सेल आता है, अगर आप उसका रैपर हटाओगे तो आपको इस तरीके से ये जिंक कंटेनर मिलेगा। ओके, तो ये जिंक कंटेनर आप देख सकते हैं, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ एनोड। तो ये जिंक कंटेनर हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है। ये जिंक कंटेनर एनोड की तरह काम कर रहा है। अच्छा, तो ये जिंक का कंटेनर हो गया, और ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज होगा तो Zn2+ बनाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि मेटल जब मेटल आयन में जाता है तो वो वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर देखिए बनाया भी गया है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। मिड में, बिल्कुल मिड में कार्बन ग्रेफाइट की रॉड लगाई हुई है और उसको एज अ कैथोड ट्रीट किया जा रहा है। ओके, कैथोड इंसुलेटिंग वॉशनर लगाया गया है उसके ऊपर। और यहां पर बीच में क्या फिल है, तो बीच में क्या फिल है वो चीज समझने की जरूरत है। यहां ये वैक्स सील लगाई गई है, सैंड कुशन लगाया गया है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, एनोड पे क्या है ये पूछा जा सकता है, कैथोड पे क्या है, मिड में कार्बन ग्रेफाइट की रॉड है। ओके, अब यहां पर जो जिंक वाली जो कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके साथ क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर, ये पेस्ट भरा होता है। ओके, और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ये भी यहां पर फिल होता है इसके बीच में। ओके, तो ये बीचों बीच यहां पर एक एनोड वाले कंपार्टमेंट के साथ और एक कैथोड वाले कंपार्टमेंट के साथ, ये एनोड और कैथोड के बीच में ये फिल होता है, ये केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखिए एनोड के बारे में पता होना चाहिए। एनोड किसका बना है, जिंक इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। कैथोड कार्बन ग्रेफाइट रॉड है। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट इन कॉन्टेक्ट विद जिंक ऑफ जिंक इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है जो कि एनोड के साथ, जिंक के साथ, जिंक कंटेनर के साथ कनेक्ट में होता है। और दूसरा, while electrolyte is in contact with carbon graphite is powdered MnO2 and carbon। तो पाउडर्ड MnO2 ये देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट है, ये कार्बन ग्रेफाइट रॉड के साथ कनेक्टेड है ना, ये इसके साथ लगाया हुआ है ये पेस्ट। और यहां ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भी। अब आपसे देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। पहले एक बार में तो आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आपसे और ज्यादा डेप्थ में पूछा जाए, तो और ज्यादा डेप्थ में पूछेगा तो वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा हुआ है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं और वो कनेक्टेड किससे हैं, इज इन कॉन्टेक्ट विद जिंक कंटेनर। ओके, और MnO2 किसके साथ कांटेक्ट में रहता है, कार्बन ग्रेफाइट रॉड के साथ में कांटेक्ट में रहता है। अब यहां पर पूछा जाएगा रिएक्शन क्या होगी, और ये सेल नॉर्मली कितना EMF जनरेट करता है। तो ये 1.25 से 1.50 वोल्ट का EMF जनरेट करता है। EMF इंपॉर्टेंट है। एनोड वाली रिएक्शन तो मैंने आपको बताई थी, जिंक गया Zn2+ में। और देखिए कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे MnO2, अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर ये मैग्नीज ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है MnOOH, और साथ में अमोनिया गैस। इन दोनों एनोड और कैथोड वालों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 1, तो इस पूरे में अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओवरऑल अपनी नेट रिएक्शन बन जाएगी। नोट करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है पूरे ड्राई सेल में। आखिर क्या ऐसा होता है कि फर्दर वो रिचार्ज नहीं हो सकता। तो ये जो आप अमोनिया देख रहे हो ना, वो और जिंक आयन दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ZnNH3 होल 4 2+,
और ये कॉम्प्लेक्स बन जाने की वजह से इसको फर्दर हम रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, फर्दर ये रिचार्ज के फॉर्मेट में नहीं आ पाता है। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स भी बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट कर लीजिए। और इस तरीके से आपको सेल और बैटरी पढ़नी है। समझ में आया आपको? यानी एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, ईएमएफ किसका होगा, कितना होगा, ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा होगा, कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। इतनी बातें अगर आपको पता है तो सेल और बैटरी में और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पहला था हमारा ड्राई सेल। सेकंड हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मरकरी सेल। सेकंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मरकरी सेल। चलिए अब मरकरी सेल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, है ना। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, वो बटन सेल जो छोटे छोटे होते हैं ना, हियरिंग एड्स में यूज करते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम मरकरी सेल। तो ये मरकरी सेल कैसा दिखता होगा, तो ये देख लीजिए आप, मरकरी सेल ये होता है। तो ये मरकरी सेल में क्या क्या होता है, यहां पर भी अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की जरूरत है। तो देखिए जिंक अमलगम का ZnHg, ओके, ZnHg का क्या होता है, यहां पर जिंक अमलगम का हमारा एनोड होता है। तो ये ZnHg ये हमारा एनोड है, जिंक अमलगम। ओके, ये देखिए यहां पर है जिंक अमलगम। दूसरा यहां पर कार्बन ग्रेफाइट ही होता है जो कि HgO के पेस्ट के साथ मिक्स होता है। ओके, तो वो यहां पर बना दिया गया है कार्बन ग्रेफाइट वाला, और ये किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। और इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH सैचुरेटेड विद जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पर यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, ये उसी के बारे में बताया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। बाहर की तरफ जो आउटर स्टील केस है, ये आउटर स्टील केस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टॉप साइड में ये स्टील का केस है, ओके, स्टील आउटर टॉप है ये, और ये टिन का बना होता है, टिन प्लेटेड इनर टॉप होता है, ओके। और ये बीच में जो आप ब्लैक कलर की ये लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये क्या करता है, ये उसको सील करने के लिए है, पूरे हमारे बटन सेल को, मरकरी सेल को सील किया जाता है विद अ गास्केट, इंसुलेटिंग मटेरियल है, गास्केट से साथ उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। तो ये क्या किया गया है, मरकरी सेल को काट के आपको दिखाया जा रहा है कि आखिर अंदर क्या भरा होता है और कैसा होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत है भी नहीं। चलिए आगे समझते हैं। मरकरी सेल में एनोड किसका होता है, जिंक अमलगम, आपको पहले ही बता दिया। कैथोड किसका होता है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस HgO पेस्ट, इसका कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट, अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कितना EMF जनरेट करता है, 1.35 वोल्ट का EMF जनरेट करता है। एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाली है, तो जो आप KOH देख रहे हो ना, इससे OH माइनस आयन आता है, और ये OH माइनस आयन जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, वाटर और इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी कि ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शंस तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि इस तरीके से ये आता है। अब आप इतना तो समझ सकते हो कि अगर मेटल है तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा। अब मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि जिंक गया Zn2+ में, बट यहां पर ध्यान रखना है OH माइनस भी आएगा साथ में, तो जिंक ऑक्साइड बनता है, Zn2+ ना बन के जिंक ऑक्साइड बनता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको मार्क करने पड़ेंगे जिससे आपको तुरंत उस टाइम पर सेल के बारे में याद आ जाए वो सारे पॉइंट। ओके, कैथोड रिएक्शन क्या होती है, तो ये जो आप HgO पेस्ट देख रहे हो ना, HgO पेस्ट, ये HgO पेस्ट, ये वाला HgO पेस्ट वाटर और इलेक्ट्रॉन मिलकर Hg और OH बनाता है, और यही OH माइनस हमारा यहां पर जाता है। ठीक है, तो ये KOH से भी मिल सकता है अपने को OH, और ये HgO वाटर से भी अपने को OH माइनस आयन मिल सकता है, जिसकी मदद से ये क्या बन जाएगा,
जिंक ऑक्साइड। ओके, 1.35 वोल्ट का ईएमएफ है और इसका यूज कहां कहां करते हैं? हियरिंग एड्स में यूज करते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज करते हैं और बहुत सारे टॉयज वॉयस में भी यूज कर लेते हैं, है ना। जैसा हम लोग जानते हैं टॉयज में भी यूज किया जाता है मरकरी सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेल अपना कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने ड्राई सेल पढ़ लिया और मरकरी सेल पढ़ लिया। अब बारी आती है सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो क्या होता है ये लेड स्टोरेज बैटरी? बैटरी तो हम सबके घर में होती है ना, आजकल तो कॉमन है ये। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, कैसा होता है, कैसी वर्किंग होती है, सारी चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये बाहर पे ये ब्लैक कलर का कवर होता है प्रोटेक्टिंग केस, अगर मैं इसको हटाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से ग्रिड बनी हुई है। ये लेड प्लेटों की बिल्कुल कंबाइन करके क्या कर दिया? ग्रिड बना दिया है। और ये सेल्स जो हैं, ये सेल है पूरा एक, और ये इस तरीके से सेल, दो सेलों के बीच में एक ये प्लेट लगा रखी है, डिवाइड का काम कर रही है, सेपरेशन का काम कर रही है। ओके, तो ये सेल डिवाइडर इसको बोल रहे हैं, जो सेपरेशन का, जिसके लिए मैं बोल रहा था आपको, सेपरेशन का काम कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर बेस में नीचे के साइड में क्या कर रहे हैं? फिल है क्या? H2SO4। ये जो H2SO4 है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। ये डाइल्यूट तो लिखा है, बट ये 38% डाइल्यूटेड H2SO4 है, जो कि कंसंट्रेट जैसा ही माना जाता है। लेकिन अगर 100% के रिस्पेक्ट में देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये डाइल्यूटेड है। तो ये 38% डाइल्यूटेड H2SO4 है। ओके, तो 38% इसमें क्या है? कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 38%। ओके, बाकी का वाटर है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.30। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर नहीं दिख रहा है तो आगे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो इसमें एनोड और कैथोड आखिर क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, मतलब एनोड की। तो एनोड क्या है? लेड। यहां पर एनोड लेड की तरह होता है। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं, लेड प्लेट इस तरीके से लगी हुई है, स्पंजी लेड होता है। ओके, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? कैथोड। तो ये जो कैथोड है, ये कैथोड में लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2 के साथ मिक्स है ये। तो ये लेड और लेड डाइऑक्साइड, ये पूरा एनोड और कैथोड मिलाकर ये पूरी ग्रिड बनाई गई है। ठीक है, ग्रिड पैक्ड विद PbO2, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। और लेड प्लेट को क्या बोलेंगे? ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। और सेल को डिवाइड करते हैं इस तरीके से। ओके, और इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल एक जंक्शन बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल एक जंक्शन बन जाएगा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है वो भी दिखाऊंगा आपको अभी। एनोड किसकी तरह है, काम कर रहा है? एनोड लेड प्लेट एक्ट एज एनोड। ओके, ग्रिड ऑफ लेड Pb पैक्ड विद PbO2। ओके, तो ये कैथोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं? H2SO4 नाम का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, जो कि कितना परसेंट है मैंने आपको पहले ही बता दिया, 38% वेट बाय वेट, यानी 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 38 ग्राम प्योर H2SO4 है। ओके, बाकी का वाटर है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.30। जब ये लेड स्टोरेज बैटरी काम करना चालू करेगी, यानी कि डिस्चार्ज होगी, तो डिस्चार्जिंग में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.30 से घटते घटते 1.20 पहुंच जाएगा। और जब ये 1.20 पहुंच जाएगा तो ये डीप डिस्चार्ज की कंडीशन पे आ जाएगा। नाउ इट वांट्स रिचार्ज। ओके, तो अब यहां पर जब तक ये 1.30 से 1.20 तक जाता है तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं। अब जैसा कि इसको रिचार्ज किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम फिर से इसको रिचार्ज जब करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह फिर उस टाइम पे वर्क करेगा ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होगा?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, भूल मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ कितना कितना जनरेट करता है, ये तो भाई डिपेंड करेगा आपने जो सेल कितने लगा रखे हैं, कितनी प्लेटें लगा रखी हैं। ओके, तो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस तरीके से मार्केट में ये बैटरीज अवेलेबल हैं। ओके, चलिए, ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो ये है, बहुत अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले ही वो वाला डायग्राम आपको क्लियरली जो दिख रहा था वो आपको बता दिया। यहां पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं, कुछ भी नया नहीं है। ये डायग्राम आप एनसीईआरटी वाली बुक से भी अपने देख सकते हैं। ओके, सेम डायग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं है। चलिए वर्किंग को समझते हैं आगे। तो सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनोड की। एनोड पे क्या था, लेड प्लेट। तो लेड प्लेट किसमें जाएगा, Pb2+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन। और H2SO4 का जो सल्फेट होगा Pb2+ और SO4 2- से मिलकर सल्फेट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देखेंगे तो चाहे वो एनोड की रिएक्शन देखें या कैथोड की रिएक्शन देखें, दोनों में ही PbSO4 बनेगा। ओके, इस बात को भूल मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों रिएक्शनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बन जाएगा नेट एनोड रिएक्शन, Pb + SO4 2- PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से चलते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट में। तो PbO2 लेड डाइऑक्साइड H+ आयन H2SO4 के H+ आयन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर Pb2+ बनाता है, साथ में वाटर बनाता है। ओके, तो ये Pb2+ भी SO4 के साथ मिलकर PbSO4 बना लेता है। तो लेड आयन और सल्फेट आयन मिलकर PbSO4 का प्रेसिपिटेशन होता है, चाहे वो हम एनोड की तरफ देखें या फिर हम कैथोड की तरफ देखें, दोनों में ही ये होगा। क्लियर हो रहा है, ये मैं डिस्चार्जिंग की रिएक्शनें लिख रहा हूं। ओके, नेट कैथोड रिएक्शन क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेट कैथोड रिएक्शन आ जाएगा। अब आप नेट एनोड और नेट कैथोड को अगर ऐड कर दें तो देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर नेट कैथोड रिएक्शन में यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका नेट सेल रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? रिएक्शंस एक बार लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा लर्निंग टॉपिक है, अदरवाइज मैं क्यों कहूं। लेकिन एक बार आप इतनी बातों को समझ लें, जैसे कि आपने पॉइंट ये याद कर लिया, हां एनोड हो या कैथोड हो दोनों तरफ क्या होता है, PbSO4 बनता है। कैसे बनता है, सल्फेट आयन जो H2SO4 का होता है वो Pb2+ आयन के साथ मिलने से बनता है। तो ये वाली रिएक्शन तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इस पूरे में आपको सिर्फ क्या याद करना है, कैथोड वाली ये रिएक्शन, PbO2 H+ आयन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर Pb2+ प्लस वाटर। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये थी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। जब ये रिचार्ज हो रहा होगा तब क्या होगा, तब रिएक्शनें पलट जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये रिचार्ज किया जाएगा तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा तो जो अभी एनोड दिख रहा है वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड दिख रहा है वो एनोड बन जाएगा। वो कैसे, ये PbSO4 टूटेगा, Pb2+ और SO4 2- यहां से भी ये PbSO4 टूटेगा और इस तरीके से ये रिवर्स में रिएक्शन होगी। ओके, तो इस तरीके से Pb लेड बनेगा और PbO2 बनेगा, जिसको हम कहेंगे ये रिवर्स की रिएक्शन है, वो रिचार्जिंग की रिएक्शन हो जाएंगी। अभी दोनों में डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे होता है, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक इंपॉर्टेंट है, यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए। रिएक्शन वाले पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिए यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं अब। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम ड्यूरिंग द, कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 फॉल्स टू, मैंने आपको बताया था 1.30 से 1.20 ग्राम पर ml तक, ये जब तक फॉल करेगा तब तक ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, कंज्यूम होगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। इसके बाद क्या होगा फर्दर, अब इसको रिचार्जिंग की जरूरत होगी। नाउ इट रिक्वायर रिचार्जिंग, इन रिचार्जिंग करंट इज पास्ड फ्रॉम आउटसाइड द सोर्स, किसी दूसरे सोर्स से बैटरी से कनेक्ट करके ही तो आप उसको रिचार्ज करोगे, है ना। या वहां पर आपने जैसे इन्वर्टर मशीन में क्या होता है, बैटरी हमारा क्या लेता है, DC देता है,
और जो हमारे घर में जो अप्लायंसेस हैं वो क्या होता है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट आती है। तो एम्पलीफायर, रेक्टिफायर का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर रिचार्जिंग होगी और ये फुल चार्ज तब हो जाएगा जब इसकी फिर से राइज हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.30 ग्राम पर ml बोलो या ग्राम पर सीसी बोलो, सीसी और ml में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता। आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली सेम है, नॉट 100% बट अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये बोला जा सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी इज रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की भी तरह काम कर लेता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी तरह काम कर लेता है। तो डिस्चार्ज भी हो रहा है, रिचार्ज भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। एक बार रिएक्शन जो लेफ्ट से राइट जा रही है वो राइट से लेफ्ट भी आ रही है। अगर जो आपको अभी रिएक्शन बताई थी लेफ्ट से राइट जा रही थी, जिसमें रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, वो सब डिस्चार्जिंग में था, तो रिचार्जिंग में उसका उल्टा होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएंगी, तभी तो रिचार्ज होगा। ओके, तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल सेल कहते हैं। फंक्शनिंग एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग चार्जिंग, रिचार्जिंग या चार्जिंग। ओके, यहां तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको पहले से ही बता दिए थे, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स पे। तो इसके आगे डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग आखिर कैसे होती है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो चलिए देखिए, ये है, जैसे इसमें जो फिगर ए है ये डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर ए हमारा डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिगर बी हमारा रिचार्जिंग को, चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए डिस्चार्जिंग में क्या होगा, ये कैथोड और एनोड बना दिया गया है और ये सॉल्यूशन H2SO4 का दे दिया गया है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है अपना, उसमें क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये लेड है, ये लेड ऑक्सीडाइज होगा, Pb2+ बनाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और ये एनोड से कैथोड की तरफ भागेंगे। ओके, ये Pb2+ ये H2SO4 के सल्फेट के साथ मिलकर PbSO4 बनाता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। ओके, आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है। चलिए अब इधर देखिए, ये जो हमारा कैथोड था जो PbO2 था, ये PbO2 H+ आयन के साथ मिलकर क्या बनाता है, Pb2+ और वाटर निकाल देता है, वो ये रहा वाटर। ओके, अब ये Pb2+ सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, PbSO4। तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब बात कर लेते हैं रिचार्जिंग या चार्जिंग के वक्त क्या होता है। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। तो चार्जिंग के वक्त क्या होगा, चलिए समझते हैं चार्जिंग के वक्त क्या होगा। ये जो आपने PbSO4 बनाया, ये जो PbSO4 दोनों से ही बनाया, तो PbSO4 सबसे पहले टूटेगा Pb2+ और SO4 2- में। ओके, तो Pb2+ आ गया और SO4 2- आ गया। अब ये जो Pb2+ है, ये Pb2+ वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा, PbO2। तो देखिए ये वाला तैयार हो गया, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। तो Pb2+ क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, H+ आयन देगा और साथ में बना देगा PbO2। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड टू कैथोड ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये बात आपको सबको पता है। चलिए देखते हैं इधर क्या होता है। PbSO4 टूटेगा Pb2+ और SO4 2- में। अब यहां पर Pb2+ वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, PbO2। तो यहां पर ये PbO2, एक मिनट, यहां ये Pb बनाएगा, PbO2 तो यहां ऑलरेडी बना चुका है, मुझे यहां पर लेड की जरूरत है, तो इसको थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहां Pb बनेगा। तो Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलकर क्या बनाएगा, Pb। तो हमारा जैसे स्टार्टिंग में था लेड भी तैयार है और PbO2 भी तैयार है। ओके, क्लियर हुआ। चार्जिंग के वक्त क्या हुआ, डिस्चार्जिंग के वक्त क्या हुआ, ये बैटरी, इसके बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। ओके, तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। अब दूसरा जो आपने को जानना है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर मार लेते हैं, निकिल कैडमियम सेल। तो ये निकिल कैडमियम सेल क्या होता है, ये भी सेकेंडरी सेल है क्योंकि इसको रिचार्ज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में उतना नहीं है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो निकिल कैडमियम सेल कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये आप इसकी फोटो देख सकते हैं, समझ जाएंगे आप। 1.2 वोल्ट है,
निकिल कैडमियम बैटरी है, बैटरी बोल रहे हैं, सेल है, ठीक है। तो ये बैटरी या सेल फर्दर रिचार्ज किए जा सकते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी सेल ना बोल के क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो इसमें होता क्या है निकिल कैडमियम सेल, ये जेली बेस्ड मॉडल पर है। देखिए इसका फिगर, ये तो ये जेली बेस्ड मॉडल क्या होता है, ये ऊपर की जो कैप देख रहे हैं इसके नीचे ये वेंट बॉल टाइप का बना हुआ है, उसके नीचे एक कवर टाइप का बना हुआ है और ये सील करने के लिए उसको बना हुआ है। ये सब तो इसकी आउटर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक पॉजिटिव टैब है और यहां पर ये जेली टाइप का जो होता है ना, उसमें रोल करके उसमें फिल किया गया है केमिकल सब्सटेंस को। तो यहां पर जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, तो प्रेस्ड पाउडर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, प्रेस्ड पाउडर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो ब्लू वाला आप सेक्शन देख रहे हैं जेली के साथ, ये येलो कलर की जो लेयर देख रहे हैं ये आप सेपरेशन के लिए है। ओके, और यहां पर ये सिंटर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम मतलब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपना किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड काम करेगा एनोड की तरह, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो एक एनोड और एक कैथोड। ओके, और ये जेली बेस्ड रोल बना के इसमें इस तरीके से फिल होता है। इंसुलेटिंग वॉशर भी लगा हुआ है यहां पर। ओके, कैन ये बाहर का जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसी को बताया जा रहा है। ओके, इससे ज्यादा बहुत कुछ जानना नहीं जरूरी है, इतनी बात अगर आपको पता है एनोड किसका है, कैथोड किसका है, ओके, तो इतना सफिशियंट है। और आपको एक रिएक्शन पता होनी चाहिए निकिल कैडमियम सेल की, तो वो जरूर आप देख लीजिए निकिल कैडमियम सेल की रिएक्शन कौन सी है। तो निकिल कैडमियम सेल में कैडमियम प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड, ओके, ये मिलकर कैडमियम किस में कन्वर्ट होता है, कैडमियम ऑक्साइड में, और NiOH होल थ्राइस ये चला जाता है NiOH होल ट्वाइस में, और साथ में वाटर। तो ये रिएक्शन मालूम होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा और डिटेल में हमने को जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, फ्यूल सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मतलब फ्यूल का कंबशन कराएंगे और उससे क्या करेंगे, चार्ज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम कर सकते हैं। ओके, जैसे हम मोटर व्हीकल में मैंने बताया आपको यूज करते हैं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है, तो इसमें हो क्या रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। तो देखिए एक तरफ से यहां पर हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, ये क्या पास हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ओके, और यहां पर एक तरफ से क्या पास हो रही है, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस पास हो रही है। ये बीच में मेम्ब्रेन लगी हुई है सेपरेट आउट करने के लिए। ये बीच में यहां पर कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के कैथोड और एनोड बने हुए हैं। अब इस तरफ क्या रिएक्शन होती है, तो H2 जाता है H+ आयन में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, आप देख भी सकते हैं। तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन हो गई। ये H+ आयन आप देख रहे होंगे, ये H+ आयन जा रहा है और ये H+ आयन O2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, वाटर। ये रिलीज जो हो रहा है, ये क्या रिलीज हो रहा है, ये देखिए ये जा रहा है वाटर। ओके, और जो ऑक्सीजन, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सेस में डाल रहे थे, तो जो ऑक्सीजन बच गई, जो कंबाइन नहीं हो पाई H+ आयन के साथ वाटर बनने में, वो यहां पर सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू O2 वापस ले लिया जा रहा है। ओके, तो कुल मिला के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और इससे क्योंकि यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है और इस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और ये जैसे देख सकते हैं आप, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है इसी को हम कह रहे हैं चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक एंड सिंपल फिनोमिना ऑफ फ्यूल सेल। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए ये वाला डायग्राम, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और जो नोट करने वाली चीजें हैं वो आगे नोट करते हैं। फिर ये बात समझ में आ गई आपको। अभी एक दो डायग्राम से आपको और अच्छे से समझा देता हूं। ये जिफ फाइल है तो इससे आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसीलिए मैंने जिफ का सहारा लिया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, चलिए ये भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ यहां पर हम
O2 पास कर रहे हैं, एयर से O2 पास हो रही है, और यहां पर हम हाइड्रोजन जो कि एज अ फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो यहां से पास कर रहे हैं। तो एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन, ये पास हो रहा है। ओके, अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन रिसाइकलिंग के लिए है और यहां पर एयर यानी O2 एक्सेस में जो पीछे था एयर और वाटर वेपर के रिसाइकलिंग के लिए है, ये बाहर से निकाल देंगे। अब ये जो अंदर की जो ग्रिड आप देख रहे हैं, यहां पर ये कार्बन ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। ओके, यहां पर ये प्रोटॉन इस तरह से एक्सचेंज होगा, हाइड्रोजन जाएगा H+ आयन में और वो H+ आयन इलेक्ट्रॉन के साथ और O2 गैस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और करंट प्रोड्यूस करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बना हुआ है। ये जो बीच में हम लोग ये ग्रिड देख रहे थे ना, ये उसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस डायग्राम से भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ गैस डिफ्यूजन लेयर्स भी हैं। ओके, चलते हैं आगे। तो ये इस डायग्राम से भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, हाइड्रोजन गैस ये जा रही है, उधर से ऑक्सीजन गैस आ रही है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से ये देखिए यहां पर वाटर मिल रहा है। ये H2 जा रहा है H+ आयन के फॉर्म में, ये O2 के साथ मिलकर ये वाटर आ गया। और इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कैथोड और एनोड, ये कार्बन ग्रेफाइट के कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। चार्ज फ्लो होगा तो ये करंट भी फ्लो होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो आई थिंक अब आपको फ्यूल सेल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब जरा पर रिएक्शन वाले पार्ट पे और आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो कैथोड, इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। कौन सा, प्लैटिनम, प्लैटिनम, सिल्वर, ये यूज कर सकते हैं। जो कैथोड में यूज कर रहे हैं वही एनोड में भी यूज करेंगे। ओके, यहां मेन फंडा क्या है, गैस, कौन सी गैस यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सी यूज कर रहे हैं और गैस कौन सी यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड NaOH या KOH दोनों कैथोड और एनोड के बीच में भरा हुआ है। ओके, यहां पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर ये इस तरीके कंसंट्रेटेड KOH और NaOH, यहां पर KOH और NaOH का कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इनटू KOH सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कर लीजिए यहां तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशनल टेम्परेचर, यहां पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रहने चाहिए। 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस इज द ऑपरेशनल टेम्परेचर। EMF कितना जनरेट करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जनरेट करता है EMF 0.9 वोल्ट का EMF जनरेट करता है। एफिशिएंसी क्या होती है, थ्योरेटिकली इट इज 60 to 70%, ठीक है, वाइल थ्योरेटिक तो ये तो होता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 95%। तो 95% हमारा एक्सपेक्टेशन है, जबकि एक्चुअल में ये 60 to 70% ही होता है एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन OH- के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, और 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये वाटर और O2 के साथ मिलकर क्या हो रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि H2 गया H+ आयन में, और आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि H2 OH- मिलकर वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल क्या करना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से होना है, ठीक है, तो वो आपको दिखाना है। वाटर, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से OH- बना दे रहे हैं। ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए यहां तक। तो ये कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, इको फ्रेंडली हैं, स्पेसक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, और अब तो हम इसको अपने जो व्हीकल्स हैं, है ना, स्पेसक्राफ्ट ही नहीं बल्कि कार, ऑटोमोबाइल, इन सब में यूज करना स्टार्ट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 कंपाउंड्स फ्यूल अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर आपको कोई फ्यूल बताने हैं, 2 फ्यूल बताने हैं, 2 कंपाउंड्स बताने हैं दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फ्यूल सेल। सोचिए सोचिए जल्दी से, क्या हो सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फ्यूल माना गया है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर और क्या क्या हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं फॉर अ फ्यूल सेल। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन, मीथेनॉल, ओके,
तो ये सब कंपाउंड्स हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगले पे आते हैं। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? चलिए कोरोजन के बारे में समझते हैं। कॉपर के बर्तन में पानी पिया होगा आप लोगों ने, मैंने भी पिया है, अच्छा भी होता है पीना। लेकिन जब हम कॉपर का कोई बीकर हम यूज करते रहते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसके बॉटम पे ग्रीन कलर आ जाता है। ग्रीन कलर का कुछ है ना, कुछ कोटिंग टाइप का हो जाता है, कुछ मटेरियल आ जाता है वहां पर ग्रीन कलर का। ये क्या होता है? कोरोजन है क्या? किसी मेटल का एटमॉस्फेरिक एयर या वाटर के साथ कांटेक्ट में आने पे उसका स्लो डिकम्पोजिशन होना, कोई ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की लेयर चढ़ जाना मेटल के ऊपर, ये कोरोजन है। कोरोजन का मतलब सिर्फ रस्टिंग नहीं होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि लोहे में जंग लग गई मतलब कोरोजन, नहीं। अगर किसी भी मेटल का डिकम्पोजिशन चालू हो जाए, ओके, तो वो कोरोजन कहलाएगा। ओके, तो वो रस्टिंग भी हो सकता है आयरन के केस में, वो कॉपर की भी हो सकती है कोरोजन, ठीक है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, व्हाई डज कॉपर टर्न ग्रीन, आपसे पूछा गया है। तो कॉपर में इस तरीके का ग्रीन ग्रीन सा क्यों आ जाता है? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, इसी वजह से ये ग्रीन कलर का ये बनने लगता है। ओके, तो कॉपर इज अटैक्ड बाय मॉइस्ट एयर कंटेनिंग CO2 टू फॉर्म हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है? चलिए अगला एक और क्वेश्चन बताया गया है, व्हाई डज सिल्वर गेट टार्निश्ड? सिल्वर टार्निश क्यों होता है? तो यहां पर इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमारा सिल्वर क्या करता है? रिएक्ट करता है और सिल्वर का सल्फाइड बनने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी चमक क्या होने लगती है? कम होने लगती है, टार्निश हो जाता है। ओके, पूछा गया है व्हाट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड? इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? मतलब कौन सा फिनोमिना? ये इसमें ऐसा चला गया, ये इसमें ऐसा चला गया। आंसर तो ऊपर ही लिख रखा है, कोरोजन। ये कोरोजन ही तो है। ओके, चलिए आगे समझते हैं कोरोजन के बारे में। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन के आगे की तरफ बात करेंगे। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में भी बात करने हैं, तो कोरोजन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, यही मैं आपसे बोल रहा था, एटमॉस्फेरिक गैसेस on the surface of metal resulting into the formation of oxide बन सकता है, सल्फाइड बन सकता है, कार्बोनेट बन सकता है। इन सब के बनने की वजह से ही बोला जाता है कोरोजन। ये सब एक जनरल टर्म हो गया कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरोजन फॉर आयरन। ओके, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन अपने को पढ़ना है। रस्ट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्टिंग का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को बोलते हैं रस्ट। ओके, Fe2O3.XH2O, इसी को बोला जाता है रस्ट। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए समझते हैं आखिर रस्टिंग में होता क्या है। तो जैसे ये आयरन का कोई बार है, ओके, आयरन रॉड, कोई आयरन बार ऐसा है, इस पे वाटर आ रहा है, इस पे वाटर गिराया गया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी आ रही है। तो आखिर रस्ट कैसे लगता है, ये बात अपने को समझनी है, इसकी मैकेनिज्म समझनी है। तो देखिए Fe के साथ Fe से आखिर ये Fe2O3.XH2 आखिर कैसे बना होगा, है ना। तो देखिए Fe ऑक्सीडाइज हुआ, मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज होगा, और Fe2+ और O2 मिलकर Fe2O3 बनाएंगे और वो वाटर के साथ आगे फर्दर कंबाइन होकर Fe2O3.XH2O बनेगा। आखिर कैसे हुआ? Fe ऑक्सीडाइज हुआ एक्वस सॉल्यूशन की मदद से। ओके, तो Fe सॉलिड गया, वाटर, एयर, CO2 पास हो रही है ना, एटमॉस्फेरिक CO2 पास हो रही है, O2 है, वाटर उस पे गिराया गया, तो Fe2+ फेरस आयन बन गया। अब ये फेरस आयन जो बना है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां जा रहा है? कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ जाएगा। तो Fe2+ और O2 मिलकर क्या बनाएंगे? आगे Fe2O3 बनाएंगे, फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, और ये वाटर के साथ और आगे फर्दर कंबाइन करके Fe2O3.XH2O बनाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं O2, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर
H2O लिक्विड बना रहा है और वही H2O लिक्विड आगे जाकर फर्दर रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, चलिए इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है। आयरन इन कांटेक्ट विद द डिसॉल्व्ड CO2 एंड O2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आखिर क्यों आयरन ऑक्सीडाइज हुआ? यहां तो कोई कैथोड एनोड भी नहीं लगा है, फिर अपने को यह भी तो सोचना चाहिए कि आखिर ये क्यों ऑक्सीडाइज हुआ। तो डिसॉल्व्ड CO2 और O2 की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, आयरन इसके कांटेक्ट में आता है CO2 और O2 की कांटेक्ट में, जिस वजह से आयरन का क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, Fe2+। इसका E0 हालांकि यहां कोई जरूरत नहीं, अपने को तो पता ही है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय आयरन टेकअप बाय H+ आयन, तो ये H+ आयन गेन कर लेगा और H+ आयन उसको गेन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है मेटल के सरफेस पे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, H2CO3। कैसे हुआ, ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H, और ये H और O2 मिलकर वाटर, और O2 H+ आयन मिलकर ये वाटर, यहां पर वही सारी चीजें दिखाई जा रही हैं कि वाटर फॉर्म होता है। ओके, तो एक एनोड की रिएक्शन हो गई Fe से Fe2+, और दूसरी कैथोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड वाले रिएक्शन में अपने को क्या दिखाना है कि H+ आयन और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे समझ लेते हैं। द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में टेक अप इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम OH- आयन, डायरेक्ट भी बन सकता था, डायरेक्टली टू फॉर्म OH- आयन। O2 और वाटर मिलकर डायरेक्टली OH- आयन बना लेते। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, तो Fe एनोड वाला, ओके, O2 और H+ ये कैथोड में थे, ये मिलकर Fe2+ और वाटर बनाते हैं। Fe2+ और O2 और वाटर, Fe2+ बन गया। अब ये जो एटमॉस्फेयर में जो O2 है वो और वाटर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके ये बना देते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, अब ये समझ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो कि कोरोजन हो तो क्या करना है, अगर आपके घर में लोहे का दरवाजा है, डेली सुबह शाम पानी डालो उसके ऊपर, है ना, कभी पेंट ना करो, पानी डालते रहो, उसको खुले में छोड़ दो, तो कोरोजन होता ही जाएगा, है ना। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रमोट करने के कोरोजन को, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो इन सब तरीकों से क्या कर सकते हैं आप, कोरोजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपने को कोरोजन बढ़ाना नहीं सीखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने से पूछा जा सकता है कौन कौन से मेथड हैं जो कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोका जा सकता है कोरोजन से। तो देखिए सिंपल सा तरीका, पेंट कर दो भाई, करते हैं ना, घर में जो कूलर वूलर होता है उसको क्या कर लेते हैं, पेंट करवा लेते हैं। दरवाजे जो लोहे के हैं उनमें क्या करते हैं, पेंट करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं, जंग ना लगे। और क्या तरीका है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, जैसे GI की शीट ही आती है, आयरन के ऊपर कोटिंग हो जाती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिंक की होती है कोटिंग, तो उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्यों हो गई, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ऑक्सीडेशन अगर होगा भी तो किसका होगा, जिंक का होगा। आयरन सेफ है क्योंकि उसके ऊपर लेयर चल चुकी है, किसकी, जिंक की, गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग, दूसरा एलॉय बना दो, आयरन का एलॉय बना दो, ओके, तो उससे भी जंग नहीं लगेगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी दूसरे की कोटिंग कर दी जाए, दूसरे मटेरियल की उसके ऊपर क्या कर दी जाए, कोटिंग कर दी जाए। तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन से बचाना है। आयरन का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो कोरोजन हो जाएगा, और अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो कोरोजन नहीं होगा। तो आपको उसको ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है, एनोडाइजेशन हो सकता है, कैथोड प्रोटेक्शन हो सकता है। ये कई सारे तरीके हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट हैं, उसको समझ लेते हैं जल्दी से। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, सबसे पहला है बैरियर प्रोटेक्शन, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया वही सारी चीजें हैं। बाय यूजिंग पेंट,
थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ग्रीस, कॉपर, टिन, इस तरीके का अगर आप उस पर यूज करेंगे मटेरियल तो क्या होगा, आप उसकी कोटिंग को आप उसको रस्टिंग को या कोरोजन को बचा सकते हैं, आप उसको कोट कर सकते हैं। इफ द कोटिंग इज ब्रोकन आयरन विल गेट रस्टेड, बिल्कुल सही बात है। अगर उसकी कोटिंग खराब हुई तो फिर क्या होगा, रस्ट लग जाएगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, कवरिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद अ लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर एक्टिव। वही बात बताई, जो मोर रिएक्टिव मेटल है अगर उससे आप उसकी सरफेस को कवर कर दोगे, जैसे गैल्वेनाइजेशन में भी यही होता है, तो अगर आप उसकी सरफेस को कवर कर दोगे तो क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट में कोई रिएक्शन करेगा तो वो मोर रिएक्टिव मेटल वाला करेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। जैसे जीआई की शीट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा, आयरन का थोड़ी ना होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, आपके लिए पेंट कर दिया जा रहा है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कवरिंग आयरन विद अ मेटल जिंक, अ लेयर ऑफ जिंक on the iron surface when comes in contact with the moisture, oxygen and CO2 in air, protective invisible thin layer with basic zinc carbonate, okay, is formed। तो बेसिक जिंक कार्बोनेट फॉर्म होगा कैसे, क्योंकि अगर आयरन की लेयर के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर रखी है तो O2 और CO2 अगर आएंगे तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, O2 और वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बन जाएगा, जिंक का कार्बोनेट। लेकिन हमारा आयरन क्या है, पूरी तरह से सेफ। ओके, तो इसी को बोलते हैं जीआई। जीआई शीट का मैं नाम ले रहा था, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। ओके, अब जैसे जैसे क्या होगा कि टाइम बीतता जाएगा तो उसकी चमक जो है वो डल होती जाएगी, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका लस्टर क्या होता जाएगा, खोता जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए देखते हैं गैल्वेनाइजेशन आखिर क्या होता है। ये गैल्वेनाइजेशन का पूरा प्रोसेस बनाया गया है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इतना सब कुछ नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पता हो जाए तो जरा डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊंगा तो क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएंगी बात। यहां पर ये आयरन का बार ले रखा हुआ है और इसकी हम गैल्वेनाइजेशन करना कर रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कास्टिक क्लीनिंग की जा रही है। ओके, क्लीनिंग करने के बाद इसको रिंस किया जाएगा, रिंस करने के बाद इसको पिकलिंग होगी। अब पिकलिंग में क्या होता है, ये एसिड का टैंक है और ये एसिड के टैंक में इसको डाला जा रहा है आयरन बार को। तो ये जो आयरन बार को डाला जा रहा है तो एसिड टैंक क्या कर रहा है, इसमें आयरन के ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज को रिमूव कर देगा। ओके, ऑक्साइड इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है। तो यहां पर भी लिख भी लेंगे, टू रिमूव ऑक्साइड इंप्यूरिटीज। ऑक्साइड इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के काम में आता है पिकलिंग। ओके, फिर से अगेन हमें क्या कराना है, इसको रिंस कराना है और इसको फ्लक्स सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा देना है। फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपको मेटलर्जी में भी बताया था, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए बेसिक फ्लक्स, बेसिक इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए एसिडिक फ्लक्स का यूज करते हैं। तो फ्लक्स सॉल्यूशन भी यहां पर भी इंप्यूरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए होता है। फिर इसको ड्राई करते हैं और इसके बाद इसको जिंक बाथ में डाल देंगे, जिंक के टैंक में डाल देंगे। यहां पर क्या होगा, इस आयरन बार के ऊपर जिंक की लेयर चल जाएगी और ये जिंक की लेयर जब बन जाएगी तो फिर इसके बाद इसको कूल कर दिया जाएगा और ये गैल्वेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। ओके, जीआई शीट। अब ये बार में भी कर सकते हैं, शीट में भी कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ मेथड के नाम नए नए सुनने को मिल रहे हैं, बाकी जितना मैंने आपको बताया वही सारी चीजें चल रही हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक, जैसा अभी देखा गैल्वेनाइजेशन में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन से ऊपर रखे हुए एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका एसआरपी मोर नेगेटिव है वही ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उनके साथ अगर हम कनेक्ट कर देंगे विद द आयरन पाइप, है ना, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो जमीन के अंदर जो आयरन के पाइप्स होते हैं वहां पर हम जब वहां पर कनेक्टिंग करना होता है तो कनेक्ट करने के लिए आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का यूज करते हैं। तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, जो सस्ता पड़ जाए, क्योंकि अपने को तो इकोनॉमिकली चीपर भी होना चाहिए और फेवरेबल भी होना चाहिए, है ना। तो दोनों चीजें, सस्ता और अच्छा, यही कंज्यूमर की डिमांड है और यही हमारा जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वही उसका प्रोडक्शन का, यही उसका मूल मंत्र है
कि सस्ता और अच्छा। चलिए आगे समझते हैं। तो अगर हम आयरन मेटल को क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल है, सारा का सारा ऑक्सीडेशन उसी का होगा, तो हमारे आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। कुल मिलाकर सिर्फ एक बात, कैसे कोरोजन में प्रिवेंट करेंगे। अगर आपने मेटल को मेटल आयन में जाने से रोक लिया, ऑक्सीडेशन से रोक लिया, इसका मतलब मेटल का आपने प्रिवेंशन कर लिया है, कोरोजन नहीं होने वाला है उसका। जिंक जैसे कॉपर को Cu2+ आयन में जाने से रोक लिया, आयरन को Fe2+ आयन में जाने से रोक लिया। तो ये सारे मेथड जितने भी बताए जा रहे हैं, इन सब का बेसिक एम यही है कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है मेटल का। ओके, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल मार्केट में कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना, तो पेंट में प्राइमर लगाते हैं पहले, सबसे पहले आयरन के मटेरियल में। तो प्राइमर क्या है, एक तरीके से एंटी रस्ट सॉल्यूशन है। ओके, तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं इनको भी। दीज आर एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन क्रोमेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, नीट में भी आ सकता है, जेईई मेन में भी आ सकता है, और कुछ भरोसा नहीं है एडवांस में भी आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ना है। एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट के सॉल्यूशन को बोला जाता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। द एल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिवेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। A protective insoluble thin film of iron phosphate is formed। तो देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन उसने क्या किया, एंटी रस्ट सॉल्यूशन ने एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ आयरन फॉस्फेट बना दी, जिस वजह से हमारा मटेरियल क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। These are used in car radiator to prevent the rusting। बिल्कुल बारिश के टाइम पे ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कार में, तो लोग एंटी रस्ट सॉल्यूशन प्रेफर करते हैं। मैंने भी अपनी कार में करवाया है, तो जरा देखते हैं, इस तरीके से होता है, ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन होता है। तो जो नीचे का पार्ट होता है कार में, ये आयरन का होता है, तो इसी में ही जितना भी आयरन वाला पार्ट है उसमें क्या करते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगा देते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगाने से क्या होगा, उस पर रस्टिंग नहीं आएगी। ओके, ये इस तरीके से एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते हैं। और इसी के साथ अपना आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी फिनिश हुआ। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।